हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 2 के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड पिछली धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। यहां पर आपको सीआरपीसी के पिछले वीडियो मिल जाएंगे। हम बात करते हैं सीआरपीसी की धारा 2 के बारे में। सीआरपीसी की धारा 2 में जो है सीआरपीसी से रिलेटेड यानी कि इस संहिता से रिलेटेड परिभाषाएं दी गई हैं। परिभाषाएं यानी कि प्रत्येक शब्द का क्या अर्थ निकाला जाएगा ये बताया गया है। तो सबसे पहले इसमें बता दिया गया है कि जमानती अपराध यानी कि जमानती अपराध कौन कौन से होंगे इसके बारे में बताया गया है कि ऐसा कोई अपराध जमानती अपराध माना जाएगा जो प्रथम अनुसूची में जमानती रूप में दर्शाया गया है या तत्समय किसी विधि द्वारा वो जमानती अपराध बना दिया गया है या वो अजमानती अपराध नहीं है। ऐसे अपराधों को जमानती अपराध माना जाएगा। संहिता में ये बताया गया है। लेकिन जमानती अपराध कौन कौन से अपराध होंगे जिनमें जमानत होना संभव होगी वो जमानती अपराध कहे जाएंगे। मतलब कि जहां पर पुलिस थाने से जमानत हो सकती है वो जमानती अपराध हैं, और जहां पर पुलिस थाने से जो है जमानत नहीं हो सकती है, जहां पर न्यायालय द्वारा प्रथम सत्र न्यायाधीश द्वारा या किसी न्यायाधीश द्वारा यानी कि न्यायालय में जाकर के जहां जमानत होगी, उच्च न्यायालय में जहां जमानत होगी, सुप्रीम कोर्ट में जहां जमानत हो सकेगी, ऐसे जो मामले होंगे उनको अजमानती अपराध माना जाएगा। और जहां पर थाने से ही जमानत हो जाएगी वो सारे अपराध जो है वो जमानती अपराध की श्रेणी में आएंगे। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा जमानती अपराध के बारे में। अब दूसरा पॉइंट दिया इसमें आरोप, यानी कि आरोप का क्या अर्थ होगा। तो इसमें बताया गया है कि आरोप के अंतर्गत जब आरोप से एक से अधिक शीर्ष हो, आरोप का भी शीर्ष होगा। अब यहां पर इस तरह की लैंग्वेज यदि लिखेंगे तो क्या समझ में आएगा। सीधी और सिंपल भाषा में यदि समझें तो आरोप वो चीज होगी जो किसी अपराध से संबंधित कोई आरोप लगाया गया होगा। देखो एक चीज और समझें, मुलजिम और मुजरिम दो चीजें बताई जाती हैं। ये दोनों उर्दू शब्द हैं, है ना। और इसमें यदि हिंदी में देखें तो इन्हें अपराध या आरोप के मामले में हम समझ सकते हैं। यानी कि जो मुलजिम है, मुलजिम का मतलब जो आरोपित व्यक्ति जिस पर आरोप है, अभी अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, और मुजरिम वो होता है जिस पर अपराध सिद्ध हो चुका है। तो यहां पर आरोप के बारे में बताया गया है, ना कि अपराध के बारे में बताया गया है। तो आरोप जिस पर सिर्फ आरोप लगे हैं, अभी उस पर कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, और अपराध सिद्ध हो जाएगा तो अब वो दोष सिद्ध हो जाएगा, और दोष सिद्धि के पश्चात उसको जेल भेजा जा सकेगा या जो उसको सजा या जुर्माना जो भी लगना है वो लगेगा। लेकिन कब, जब अपराध सिद्ध हो जाएगा। और आरोप यदि अकेला है तो आरोप में तो सिर्फ उसको आरोपित किया गया है, उसके ऊपर आरोप लगे हैं कि उसने इस प्रकार का अपराध किया है, चाहे वो अपराध उसने ना किया हो। तो अपराध को हम अपराध को और आरोप को इस तरह से समझ सकते हैं। अगला दिया है इसमें संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध कौन कौन से होंगे। ऐसे अपराध जिन्हें पुलिस वाले जो है बिना वारंट के ही गिरफ्तार कर सकते हैं वो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आएंगे। संज्ञेय अपराध यानी कि संगीन अपराध या गंभीर अपराध, या ऐसे अपराध जिनमें 2 वर्ष से अधिक तक की सजा दी जा सकती हो, ऐसे सभी अपराध को अपन संज्ञेय अपराध बोलेंगे। जिसमें पुलिस वाले जो है बिना गिरफ्तारी वारंट के भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि संज्ञेय अपराध से ऐसे अपराध अभिप्रेत हैं जिसके लिए संज्ञेय मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची या तत्समय किसी प्रवर्त किसी विधि के अनुसार बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। यानी कि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारंट के ही गिरफ्तार कर ले तो वो वाले मामले जो है वो संगीन अपराध कहलाएंगे, संज्ञेय अपराध कहलाएंगे। हम बात करते हैं अब अगली वो पॉइंट के बारे में। परिवाद। परिवाद किसे कहेंगे। परिवाद का मतलब है कि कोई ऐसा प्रकरण जो न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है, ऐसे सभी प्रकरण परिवाद कहलाएंगे। अब वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है ये बात अलग है। देखो किसी के द्वारा भी न्यायालय में यदि कोई प्रकरण लगाया जाता है और जो आपराधिक मामला होता है तो उसमें जो है उस मामले को जो है परिवाद कहा जाएगा जो न्यायालय में पेश किया गया है। तो परिवाद से शब्द से ऐसा सब वह अभिप्रेत है क्या
कि जो मजिस्ट्रेट कार्रवाई के किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप से अभिकथन किए गए हों, उसमें चाहे ऐसे अभिकथन यानी कि ऐसा अपराध ज्ञात हो या अज्ञात हो, यानी कि ऐसा अपराध मजिस्ट्रेट को पता हो या ना पता हो, या किसी व्यक्ति को पता हो या ना पता हो, लेकिन शिकायत की गई हो मजिस्ट्रेट के समक्ष कि हमारे साथ ऐसा ऐसा अपराध किया गया है, तो यदि कोई ऐसा लिखित या मौखिक रूप से मजिस्ट्रेट के समक्ष निवेदन करता है तो वह परिवाद की श्रेणी में आएगा। अच्छा, उच्च न्यायालय के बारे में यहां पर बताया गया कि उच्च न्यायालय क्या है। उच्च न्यायालय बताया गया कि किसी राज्य से संबंधित वहां का जो सबसे बड़ा न्यायालय है राज्य का, वो उच्च न्यायालय की श्रेणी में आएगा। और इसमें एक चीज और दी गई है कि किसी ऐसे संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जिस पर किसी राज्य उच्च न्यायालय की अधिकारिता विस्तार विधि द्वारा की गई है, वह उच्च न्यायालय की श्रेणी में आएगा। इसके अलावा में जितने भी राज्य हैं, यदि वो राज्य अपने अपने क्षेत्र में उच्च न्यायालय स्थापित करते हैं तो वो उच्च न्यायालय की श्रेणी में आएंगे। मतलब राज्य का, यानी कि हमारे भारत में 29 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यदि इन राज्यों में अलग अलग बड़े बड़े न्यायालय हैं जो राज्य के लिए बनाए गए हैं, एक राज्य के लिए एक बनाए गए, तो ये उच्च न्यायालय की श्रेणी में आएंगे। अब यदि हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय की, तो सर्वोच्च न्यायालय क्या है? भारत में सिर्फ एक ही सर्वोच्च न्यायालय होगा जो सभी उच्च न्यायालयों से बड़ा होगा, यानी कि इसको एक क्रम में बांट दिया गया है। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय पूरे भारत में एक, फिर उच्च न्यायालय जो प्रत्येक राज्य के अलग अलग न्यायालय होंगे, बड़े न्यायालय जिसको कहेंगे अपन, राज्य के बड़े न्यायालय, तो वो उच्च न्यायालय होंगे। इसके अलावा जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, इसके अलावा नीचे की कोर्ट में यदि आप बात करें तो तहसील स्तर पर जो न्यायालयों की स्थापना होती है वो, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्रम बटा हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज बताइए कि भारत शब्द से क्या अभिप्रेत है? तो भारत शब्द से वे राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं जिन पर इस संहिता का विस्तार है, यानी कि ये जो संहिता है, दंड प्रक्रिया संहिता है, सीआरपीसी है, ये जहां जहां तक विस्तारित है उस शब्द वहां तक जो ये माना जाएगा कि भारत शब्द से अभिप्रेत यहां पर ये लगाया गया। जांच का क्या मामला है? जांच किसे कहेंगे? तो जांच से अभिप्रेत है ऐसा विचारण से भिन्न जांच जो मजिस्ट्रेट या किसी न्यायालय द्वारा की जाती है। देखो, दो चीजें हैं, पुलिस अधिकारी के द्वारा भी जांच की जाती है और मजिस्ट्रेट के द्वारा भी जांच की जाती है। मजिस्ट्रेट के द्वारा जांच की जा रही तो उसको कहेंगे जांच, लेकिन पुलिस अधिकारी के द्वारा जांच की जा रही तो उसको बोलेंगे अन्वेषण। हिंदी में अन्वेषण बोलेंगे और अंग्रेजी में उसको बोलेंगे इन्वेस्टिगेशन। तो पुलिस जो करती है वो इन्वेस्टिगेशन करती है, ना पुलिस जो जांच करती है उसको इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं या अन्वेषण बोलते हैं। अब अन्वेषण का शब्द अगले उसमें अन्वेषण का शब्द भी आ गया, तो अन्वेषण शब्द से ऐसी कार्रवाई अभिप्रेत है जो किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा, जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त जो है प्राधिकृत किया गया हो, यानी कि न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को प्राधिकृत किया गया हो, किसी पुलिस अधिकारी को प्राधिकृत किया गया हो जांच के लिए, उसको बोलेंगे अन्वेषण या इन्वेस्टिगेशन। जो साक्ष्य एकत्रित करने के लिए हो, यानी कि जिसमें साक्ष्य एकत्रित की जा रही हो, वो अन्वेषण कहलाएगा या इन्वेस्टिगेशन कहलाएगा। अब न्यायिक कार्रवाई के बारे में बात करते हैं। क्या है न्यायिक कार्रवाई? न्यायिक कार्रवाई के अंतर्गत ऐसी कार्रवाई है जो साक्ष्य के रूप में शपथ पूर्वक विधि द्वारा ली गई है, यानी कि जो है न्यायिक कार्रवाई के अंतर्गत कोई ऐसी कार्रवाई जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता हो या लिया जा सकता हो, ऐसी कार्रवाई को न्यायिक कार्रवाई कहेंगे। अगला पॉइंट दिया है, किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के संबंध में स्थानीय अधिकारिता। अब स्थानीय अधिकारिता में कौन कौन सी चीजें आएंगी? जो मजिस्ट्रेट है उसका न्याय क्षेत्र कितना है, उसको जो न्याय क्षेत्र जो है उसको बोलेंगे न्यायिक अधिकारिता, यानी कि स्थानीय अधिकारिता उस मजिस्ट्रेट की जो वो वहां के क्षेत्रों को रख के न्याय कर सकता है, यानी कि जिस क्षेत्र में वह न्यायालय जो है स्थापित है
और उस न्यायालय के अंतर्गत जितना भी क्षेत्र आता है वो स्थानीय क्षेत्राधिकार कहलाएगा। तो इसके बारे में अब महानगर क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि महानगर क्षेत्र कौन सा है। महानगर क्षेत्र जो है बताया गया है कि धारा 8 के अधीन महानगर क्षेत्र जिसको घोषित कर दिया गया हो वह महानगर क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। महानगर क्षेत्र में जैसे कि बड़े बड़े जो शहर होते हैं उनको अपन महानगर क्षेत्र बोलेंगे, जिनमें वो महानगर कहलाएंगे, और महानगर क्षेत्र वो क्षेत्र कहलाएगा जो महानगर के अंतर्गत आता है। अब बताया गया है इसमें असंज्ञेय अपराध। हमने ऊपर पढ़ा था संज्ञेय अपराध के बारे में, इसमें अब बताया गया है असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध कौन कौन से अपराध कहलाएंगे? ऐसे अपराध जिन्हें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता है, ऐसे सभी अपराध जो है वो असंज्ञेय अपराध या असंगीन मामले या छोटे मोटे मामले कहे जा सकते हैं। अधिसूचना के बारे में बताया गया कि राज्य पत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है, यानी कि कोई गजट वगैरह प्रकाशित होता है उसको हम बोलेंगे अधिसूचना। अब इसमें अपराध का विवरण भी आ गया कि अपराध किसे कहेंगे। मैंने देखो पहले ही बता दिया ना कि अपराध और आरोप दोनों अलग अलग होते हैं। आरोप का मतलब किसी व्यक्ति पर सिर्फ आरोप लगाया गया है, और अपराध का मतलब यदि वो दोष सिद्ध हो जाता है तो फिर वो अपराधी माना जाता है। आरोपी और अपराधी में ये अंतर है। इसी प्रकार से आरोप और अपराध में भी अंतर है। अपराध शब्द से अभिप्रेत ऐसा कोई कार्य या लोप अभिप्रेत है। कार्य मतलब ऐसा कोई कार्य किया गया हो जो अपराध माना जाए, या लोप किया गया हो जो अपराध माना जाए। लोप करने का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य करने का दायित्व था और वो कार्य उसने नहीं किया, तो ये माना जाएगा कि उसने लोप किया है, तो लोप भी एक अपराध ही माना जाता है। तत्समय किसी विधि द्वारा दंडनीय उसको बनाया गया हो, किसी कार्य को करने के लिए या किसी कार्य को नहीं करने के लिए। तो इस प्रकार से यानी कोई कार्य करना या किसी कार्य का लोप करना, यदि कोई व्यक्ति और वो अपराध है, वो दंडनीय अपराध है, तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। अब इसमें अगला पॉइंट बताया गया है कि पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी। पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी कौन होगा? तो पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी वो होगा जो किसी भार साधक अधिकारी से ठीक नीचे की श्रेणी का है। यानी कि भार साधक अधिकारी यानी कि अपन ये माने कि जो है थाना प्रभारी है वो भार साधक अधिकारी है, लेकिन थाना प्रभारी मौजूद नहीं है तो जो असिस्टेंट थाना प्रभारी है वो भार साधक अधिकारी मान लिया जाएगा। या फिर किसी व्यक्ति को मतलब कि किसी पुलिस वाले को ही अधिकार दे दिया गया है तो वो भी भार साधक अधिकारी मान लिया जाएगा जो कांस्टेबल से ऊपर का है। अब अगला पॉइंट दिया गया है स्थान। स्थान से जो अभिप्रेत है वो क्या है? कोई घर, कोई भवन, कोई यान, कोई तंबू या कोई जलयान, ये सभी चीजें स्थान से अभिप्रेत मानी जाएंगी। यानी कि ये सब स्थान यदि शब्द आता है तो इनमें से कोई चीज मानी जाएगी। अगला पॉइंट दिया है किसी न्यायिक कार्यवाही के बारे में प्रयोग किए जाने वाले शब्द प्लीडर। यानी कि प्लीडर क्या होगा? तो प्लीडर का यहां पर मतलब बताया गया है कि कोई व्यक्ति जो केस लड़ने के लिए अधिकृत हो उसको कहा जाएगा प्लीडर। यानी कि कोई प्रकरण में कार्रवाई करने के लिए, यानी कि विधि व्यवसाय करने के लिए, यानी कि कोई वकील वगैरह, कोई भी वकील जिसको अधिकृत किया गया हो उसको प्लीडर कहा जाएगा न्यायिक कार्रवाई के लिए। या किसी मतलब कि कोई लाइसेंसधारी हो ऐसा कोई व्यक्ति, तो उसको प्लीडर कहा जाएगा। अब पुलिस रिपोर्ट के बारे में कहा गया कि पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173 की उपधारा 2 के अधीन मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजी गई रिपोर्ट को पुलिस रिपोर्ट कहा जाएगा। पुलिस थाना, तो पुलिस थाना क्या होगा? इसके बारे में बताया गया है कि पुलिस थाना कोई पुलिस थाना होगा या कोई पुलिस चौकी होगी। यदि कोई पुलिस चौकी है या कोई पुलिस थाना है तो उसको पुलिस थाना यहाँ पर जो है बता दिया गया है। या फिर राज्य सरकार द्वारा साधारणतः या विशेषतः पुलिस थाना घोषित जिसको किया गया हो वो पुलिस थाना कहा जाएगा। या इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अंतर्विष्ट कोई स्थानीय क्षेत्र भी जो है पुलिस थाना कहा जाएगा। पुलिस थाना बता दिया। अब यहां पर बताया गया लोक अभियोजक। लोक अभियोजक कौन होंगे? धारा 24 के अंतर्गत नियुक्त व्यक्ति जो है वो लोक अभियोजक कहे जाएंगे। जो है न्यायिक कार्यवाही में जो भाग लेंगे वो लोक अभियोजक कहे जाएंगे। अब उपखंड क्या कहा गया?
उपखंड का मतलब बताया गया कि जिले के उपखंड से अभिप्रेत है। अब जिले के जो उपखंड कौन कौन से होते हैं, तहसील है होता है, विकास खंड होता है, इसके अलावा में जो है विधानसभा क्षेत्र या कुछ भी, यानी कि जिले के उपखंड अलग अलग हो सकते हैं। तो इस प्रकार से उपखंड बता दिए गए हैं इसमें। समन मामला, समन मामला क्या होगा, ऐसे मामले अभिप्रेत हैं समन मामले से जिसमें वारंट मामला जो नहीं है, जिसमें वारंट जारी नहीं किया गया है, जिसमें सिर्फ बुलावा भेजा गया है, किसी व्यक्ति को आमंत्रित किया गया है न्यायालय में किसी कार्यवाही में भाग लेने के लिए, तो वो कहे जाएंगे समन मामले। और जो वारंट मामले नहीं है, अब यहां पर वारंट मामला भी बता दिया गया कि वारंट मामला कौन सा होगा, वारंट मामला से अभिप्रेत वो मामले हैं जिसमें मृत्युदंड से या आजीवन कारावास से या 2 वर्ष से अधिक कारावास से जिन मामलों में दंडनीय जो है अपराध जो हैं, ऐसे मामलों में वारंट जारी किए जा सकते हो, वो सभी मामले जो है वारंट मामले कहे जाएंगे। अब उन शब्दों और पदों जिनमें कोई परिभाषा नहीं दी गई है, अगला पॉइंट बताएगा कि ऐसे कोई भी मामले, ऐसे कोई भी शब्द जिसमें इसमें परिभाषा नहीं दी गई है किंतु भारतीय दंड संहिता की धारा 45 में परिभाषित हैं जो, तो वे सभी अर्थ उनमें लगाए जाएंगे जो उस संहिता में हैं। यानी कि भारतीय दंड संहिता में जो परिभाषित शब्द हैं, जिन शब्दों को परिभाषित भारतीय दंड संहिता में किया गया है, तो वो शब्द इस संहिता में भी परिभाषित माने जाएंगे उन शब्दों को जिन शब्दों को यहां पर परिभाषित नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ी आईपीसी मतलब सीआरपीसी की धारा 2। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड समस्त धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं, आईपीसी से रिलेटेड समस्त धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं, यानी कि पूरी की पूरी आईपीसी और पूरी की पूरी सीआरपीसी यदि आप अध्ययन करना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक करें। यहां पर आपको पूरी आईपीसी मिलेगी और पूरी सीआरपीसी मिलेगी, यानी कि दोनों किताबें यहां पर आपको मिल जाएंगी जो वीडियो के रूप में आपको मिलेंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।